समय जरूर लगेगा, परंतु यमुना जी का वो अविरल रूप दिल्ली को फिर से देखने को मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाती हूँ। मोहल्लक के लिए क्या रहे, एक पोटा केबिन जो नाले के कोने पे रख दिया गया, जहाँ पे दिहाड़ी पे डॉक्टर बुलाया गया कि आपको पर मरीज 40 रुपए देंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस डॉक्टर को पर मरीज पेमेंट मिल रही है तो वो ठीक करना चाहेगा कि बीमार करना चाहेगा? आपने कहा था कि हम यमुना को स्वच्छ बनाएंगे और यमुना आरती भी होगी और यमुना को रिवर फ्रंट की तरह से तैयार करेंगे। ये कहा नहीं था, उस और करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ चुके हैं। यमुना जी पे कभी किसी सरकार ने उस तरीके से काम ही नहीं किया, उनकी ना इंटेंशन में था, ना उनकी वर्किंग में कभी दिखा। लगातार पुलिस प्रशासन दोनों जितने भी ऐसे अनऑथराइज तरीके से शहर में घुसे हुए लोग हैं, इलीगल तरीके से जो यहाँ अपना काम कर रहे हैं, उनको हटाने का काम चल रहा है। तो आपने कैसे इतना बड़ा स्टेप ले लिया कि झुग्गी झोंपड़ियों को हटवा दिया? आपको ये डर नहीं था कि हमारा वोट बैंक जो है इससे डिस्टर्ब हो जाएगा? विषय ऐसा नहीं है कि झुग्गियों को हटाया गया, पर कुछ। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली केवल देश की राजधानी नहीं है बल्कि देश की धड़कन है। और जब यहाँ की कमान किसी महिला को मिल जाए तो विकास केवल होता हुआ दिखेगा नहीं बल्कि महसूस भी होगा। आज हम ऐसी एक शख्सियत से बात करेंगे जिनका राजनीतिक सफ़र 1996 में डूसू अध्यक्ष से शुरू हुआ। अनेक झंझावतों के बाद कॉरपोरेशन से होते हुए, ऊंच नीच होते हुए, संघर्ष करते हुए, समाज से जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े रहते हुए, जिन्होंने अलग अलग दायित्वों को संभालते हुए और आज दिल्ली की राजनीति के शीर्ष पर हैं। हम बात करें रेखा गुप्ता जी की, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। रेखा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। रेखा जी, हम बात की शुरुआत करें उससे पहले हम कुछ व्यक्तिगत बातें आपसे करना चाहेंगे। जी। आप की कोई राजनीति आपको विरासत में नहीं मिली, कोई आपने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा कि मैं राजनीति में इस शिखर पर पहुंच जाऊंगी। कैसा महसूस करती हैं जब आपने राजनीति में कदम रखा था, संघर्ष करते हुए विद्यार्थी परिषद के साथ आप जुड़ी, संघ के साथ जुड़ी, तो आपको कैसा लगता था कि कहाँ तक आपकी यात्रा चल पाएगी? कहाँ तक चल पाएगी, यात्रा क्या है, सफ़र क्या है, मंजिल क्या है, ऐसा कभी विचार मन में आया नहीं, क्योंकि ये सब इतना ऑब्वियस हुआ, इतना कैजुअल हुआ, जो कि ज़िंदगी का हिस्सा बनता गया। और कभी मंजिल के बारे में मैंने सोचा नहीं कि मुझे यहाँ जाना है या मेरा ये लक्ष्य है। ये ईश्वर ने मुझे जो मौका दिया समाज के साथ जुड़ने का, संगठन के साथ जुड़ के काम करने का, और कदम दर कदम मुझे ऐसे समय समय पे सफलता भी मिली और तकलीफ़ भी हुई, कभी असफलता भी मिली, पर मैं चलती चली गई। और ऐसा रहा कि बस सफ़र में चलते चले, जो मिल रहा है वो काम कर दो, जो दिख रहा है उसको समेट के चलते आगे बढ़ो, और उस दिशा में आगे पहुंच करके कभी इस राज्य की मुख्यमंत्री बन पाऊंगी या दिल्ली शहर की सेवा इस रूप में मिल पाएगी, ये मैंने नहीं सोचा था। मुझे ध्यान है रेखा जी, जब आप काउंसिलर नहीं भी थी तब भी आपका एक वो वार्षिक प्रोग्राम चलता था सुदामा के द्वार जी, जिसमें आप केंद्रीय मंत्रियों को भी बुलाते थे और घर घर जाकर के किसी से कपड़े इकट्ठे किए, किसी के बर्तन इकट्ठे किए और जाकर के झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स में आप बांटते थे। तो मुझे लगता है कि लोगों की जो गुड विशेस, जो उन्होंने जो आपको आशीर्वाद दिया कि जो धनाढ्य हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनसे लेकर के समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक आपने उसका जो लाभ पहुंचाया, वो सब भी शायद कहीं ना कहीं आपको इस शिखर तक पहुंचाने में मदद रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है राकेश जी की जीवन में अच्छे कर्म कभी मिटते नहीं हैं। और मैंने कहा ना कि मेरा मंजिल पता नहीं, मुझे रास्ता पता नहीं, पर समाज के लिए कुछ कुछ करते हुए, सोचते हुए, जो मेरे मन में आया मुझे ये करना चाहिए, मैंने चलो सुदामा द्वार जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही समझ में है कि भी दो सोसाइटीज़, उनका आपस का इतना गैप, कोई इतना सामर्थ्यवान ईश्वर ने बना दिया और किसी के पास जेब में कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा उससे सहायता लेके थोड़ा उस तक पहुंचा दूं, ये प्रोजेक्ट शुरू किया। सालों तक मैंने इस पे बहुत काम किया और समाज के साथ जुड़ के, तब मैं कुछ भी नहीं थी तब भी किया, फिर मैं निगम पार्षद हुई, मैं तब भी करती रही, फिर लगातार मतलब मैंने अपने लिए कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई काम समाज के हित के लिए तय करती गई, चलती चली गई और अपने आप
रास्ता सफ़र आगे बढ़ता गया। रेखा जी, 27 वर्ष का वनवास काटने के बाद बीजेपी दिल्ली में आई। लोगों की बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं, बहुत सारी आशाएं हैं, और पिछले जो केजरीवाल सरकार का पीरियड रहा उसमें तो लोगों ने देखा कि दिल्ली का विकास जैसे रुक सा गया। फ्री बीज के नाम पर हर चीज़, बिजली, पानी और बाकी सब सुविधाएं फ्री दे करके उन्होंने विकास को तो गड्ढे में डाल दिया और केवल अपने वोट बैंक के लिए उन्होंने काम किया। अब जो लोगों की आशाएं अपेक्षाएं आपके साथ में हैं, कैसे पूरा करेंगे इनको? मैं मानती हूँ कि दिल्ली में बहुत सालों तक काम ना होने की वजह से एक निराशा सी हो गई। कई बार मैं देखती हूँ कि उनकी उम्मीदें इतनी श्रिंक हो गई है, इतनी सिकुड़ गई है कि बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाना उन्होंने सरकारों से छोड़ ही दिया। वो छोटी छोटी चीज़ों पे आ गए। मेरे घर के आगे की नाली ठीक ठाक बन जाए, मेरे गली के गड्ढे भर जाएं, मेरा सीवर ओवरफ्लो ना हो, ऐसी छोटी इच्छाओं पे दिल्ली का एक आम नागरिक आ गया था। पर मैं समझती हूँ कि समय के साथ जैसा अब हमें मौका मिला है और हम प्रत्येक समस्या के जड़ में जा कर के उसके समाधान के लिए ना केवल काम कर रहे हैं बल्कि उसका एक बेहतरीन तरीका जो हो सकता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ में दिल्ली की जनता को सुविधाएं मिले, बेटर फैसिलिटीज़ मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इन सब दिशाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल मिशन मोड पे सरकार चल रही है और स्वयं ज़मीन में खड़े होकर के एक एक योजना का क्रियान्वयन को चेक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि समय के साथ दिल्ली उस घाव को भूल जाएगी और नए सवेरे की ओर देखेगी। रेखा जी, आपने जब चुनाव लड़ा तो आपने डबल इंजन की सरकार का बात की थी और आपको तो ट्रिपल इंजन की सरकार मिल गई। जैसे ही आपकी सरकार बनी, कॉरपोरेशन भी आपकी झोली में आ गई। तो अब तो पूरी तरह से दिल्ली आपके कंट्रोल में है और लोगों को बड़ी आशाएं हैं कि अब तो निश्चित रूप से विकास होगा। दिल्ली में इतनी सारी समस्याएं हैं, अगर हम एक एक करके बात करें तो सबसे पहले अगर हम पोल्यूशन को देखें तो दिल्ली गैस चैम्बर बनता जा रहा है। AQI जो दिल्ली का है, लोग मतलब जब कभी वो रेड में आ जाता है, कभी ऑरेंज में आ जाता है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, लोग बीमार होते हैं। तो सबसे पहले पोल्यूशन कंट्रोल के लिए आप कैसे क्या करेंगे? देखिए, क्या है कि पोल्यूशन के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। डस्ट पार्टिकल एक कंपोनेंट है, व्हीकुलर पोल्यूशन दूसरा आपका है, और उसके अलावा जो बायोगैस जो हैं, जो पूरे इस एनवायरनमेंट में रहती हैं, जो खुले में लोग लकड़ी जलाते हैं, कूड़ा जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, वो एक तीसरा पार्टिकल है। और हर दिशा में काम करना चाहिए, ऐसा हमने एक्सपर्ट्स की टीम के साथ में बैठ करके इसका, क्योंकि इतने सालों तक सरकारें रही पर कभी भी पॉल्यूशन की समस्या का समाधान तो हुआ नहीं। चाहे कभी ऑड इवन किया हो, कभी कुछ और किया हो, पराली कर देंगे, कभी नहीं हो पाया। आज भी वही समस्या खड़ी थी। पर पहली बार सरकार ने इस इनिशिएटिव को आगे पहुंचाया। इसकी डीप स्टडी में जाकर के जब हमने देखा कि सबसे बड़ा कारण तो आपका व्हीकुलर पॉल्यूशन है, तो हमने पूरा अपना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसको EV पे लेकर के आने की योजना बनाई। और आज मुझे खुशी है कि दिल्ली में लगभग 2000 बसेस इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में दिल्ली की जनता को हम समर्पित कर पाए। और इस साल के आखिरी तक और नए बेड़े हम जोड़ेंगे। और हमारी योजना ये है कि 2027 तक हम पूरी तरीके से अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इलेक्ट्रिक पे लेकर के आएँ और जनता को भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए मोटिवेट करें कि वो लोग भी EV खरीदें। और इसी तरीके से मेट्रो का एक्सटेंशन जो है वो उसमें एक बड़ा इनपुट है। तो धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन को सूदन करना, ग्रीन एनर्जीज पे लेके आना एक तरीका है जो हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल है, पूरा का पूरा शहर जो है खुदा हुआ है, गड्ढों में है, धूल मिट्टी उड़ रही है, इसको सेटल करने के लिए हमने 1000 वाटर स्प्रिंकलर, एंटी स्मोक गन्स, उनकी तैनाती की तैयारी कर दी है, जो कि पूरे 12 महीने सड़कों पे रह करके इन डस्ट पार्टिकल्स पे काम करेंगे। जितनी शहर की हाई राइज बिल्डिंग है उनके ऊपर एंटी स्मोक गन लगाना हमने कंपलसरी किया। तो हर दिशा में हम लगे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि कैसे भी करके धीरे धीरे शहर का जो AQI है वो कम आए और इसमें हम बेहतरीन रिजल्ट दे सकें। आपने व्हीकल्स की बात की है, तो डाटा ये कहते हैं कि जितने व्हीकल दिल्ली में हैं वो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तीनों के व्हीकल मिलाकर के भी उससे भी ज़्यादा है दिल्ली के व्हीकल। और यही वजह है कि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में जहाँ 10 मिनट लगना चाहिए वहाँ कई बार आधा घंटा और 1-1 घंटा लग जाता है। जगह जगह ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है।
अरविंद केजरीवाल ने एक फार्मूला निकाला था ऑड इवन का, पता नहीं कितना सक्सेस रहा कितना नहीं रहा। ये जो ट्रैफिक जाम की समस्या है इसके लिए कैसे क्या करेंगे? देखिए, ट्रैफिक जैम का कहीं ना कहीं जुड़ाव वही है कि आपको दिल्ली की सड़कों से एक तो ट्रैफिक कम हो, यानी कि व्हीकल्स कम हो, वो देखना पड़ेगा। तो उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतरीन करके, उसको मजबूत करके, मेट्रो की कनेक्टिविटी से आपकी बसेस की कनेक्टिविटी, ई ऑटो, ये सब एक उसका समाधान है जो हम करने वाले हैं। और इसके अलावा भी कई बार दिल्ली की सड़कों पे जो ट्रैफिक हर्डल्स है, एक पत्थर पड़ा है, पड़ा ही हुआ है, कोई हटाने वाला नहीं है। कहीं बॉटल नेक है तो बॉटल नेक पे कोई वर्किंग करने वाला नहीं था। आपने फ्लाईओवर बना दिया, उसके नीचे जा कर के कहाँ गाड़ियाँ अटक गई, कोई देख ही नहीं रहा था। मल्टीपल जो एजेंसी सिस्टम है दिल्ली का, वो बहुत ही नुकसानदायक वो स्थिति थी। पर अब ईश्वर की कृपा से और दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से जो ये सरकार बनी है, जिसमें सभी घटक जुड़ करके काम कर रहे हैं, आज डीडीए हो, एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, एनडीएमसी हो, हर एजेंसी को हम बिठा के एटलीस्ट बात करने की स्थिति में है। हम उनसे बुला करके बात कर रहे हैं कि हमने पूरी दिल्ली के जितने भी ट्रैफिक हर्डल के पॉइंट्स थे, लगभग 550 पॉइंट हमने निकाले, कहाँ किस कारण से ट्रैफिक जैम होता है, उसके निवारण क्या क्या है। कहीं बहुत छोटा सा कुछ करने से ही आपका प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है, और कहीं पे आपकी बड़ी योजना है तो बड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन हो और छोटी हर्डल्स को हटाया जाए। इस पे अब हम काम कर रहे हैं और धीरे धीरे दिल्ली को सूदन करने के लिए प्रक्रियाएं तेज हो रही है। अभी पिछले दिनों आपने कुछ झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स भी हटवाए, उसको लेकर के उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए आम आदमी पार्टी ने आंदोलन भी चलाया। झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर जनरली पॉलिटिकल लोगों के वोट बैंक होते हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसको हटाए या उसको हाथ भी लगाए। और वैसे भी हम कई बार देखते हैं कि उनको क्लस्टर्स को हटा करके और उनको दूसरी जगह स्थानांतरित करते हैं, उनको फ्लैट देते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा से कहीं ना कहीं झुग्गियों में आ जाते हैं। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे, और आपने कैसे इतना बड़ा स्टेप ले लिया कि झुग्गी झोंपड़ियों को हटवा दिया? आपको ये डर नहीं था कि हमारा वोट बैंक जो है इससे डिस्टर्ब हो जाएगा? देखिए, एग्जैक्टली आप जो कह रहे हैं कि झुग्गियों को हटाया, विषय ऐसा नहीं है कि झुग्गियों को हटाया गया, पर कुछ ऐसे पॉइंट जो कोर्ट के आदेश के साथ और दिल्ली की पर्टिकुलर समस्या, जैसे 2-3 एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। रेलवे लाइन पे बसे हुए मकान जो झुग्गी, अब रेलवे आपकी वहाँ से वंदे भारत चल रही है, आपकी बाकी ट्रेन चल रही है, आपको सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा, और लोग रेलवे लाइन पे ऐसे घूम रहे हैं जैसे घर की बगल की गली में घूमते हैं। एक्सीडेंट होने का खतरा है, लोग बच्चे आ जाए, बड़ा आ जाए। तो कोर्ट के आदेश से ऐसी झुग्गी जो रेलवे फाटक पे बसी हुई थी उसको हटाया गया, उतना हिस्सा जो कि बिल्कुल ही क्लोज सर्किट में था रेलवे लाइन के। इसी तरीके से जो झुग्गी नाले के ऊपर बसी हुई है, नाला साफ नहीं हो पा रहा, ओवरफ्लो हो रहा है, वो भी उसमें मान लो कोर्ट के आदेश थे तो उनको हटाने का काम हुआ 2-3 जगह पे। या तीसरी कैटेगरी जिनको मकान दे दिए सरकार ने ऑलरेडी, आपको मकान मिल गए तो आपको वो जगह खाली करनी पड़ेगी। जब आपको सरकार ने इतने 50-50 लाख रुपए के मकान, 1-1.25 लाख रुपए की नॉमिनल फीस पे दिए हैं, तो इस तरह का है। अदरवाइज हमारा पूरी तरीके से दिल्ली की झुग्गी वासियों से वादा है कि आपको बेहतर सुविधाएं देते हुए आपको पक्के मकान देना हमारा कर्तव्य भी है और हमारी कमिटमेंट भी है, हमारा फ़र्ज़ भी है। और उसी दिशा में लगातार प्लानिंग हो रही है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात भी हमने कही। अब उससे भी बेहतर और भी विकल्प की जो बिल्कुल ही आपकी पेरिफ्री में चीज़ें डेवलप हो सकती है तो वो भी हम कर लें। और क्योंकि कई बार क्या होता है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के चक्कर में आपकी झुग्गी के लोगों को पहले कहीं ले जाना पड़ेगा, उनको मकान, तब वहाँ मकान बन पाएंगे। तो लोग उतना भी नहीं चाहते कि हम 2 साल के लिए वो जगह छोड़ के जाएं, पता नहीं कल को क्या हो जाए। तो और इसके समाधान, क्योंकि एक वाइड स्टडी है, दिल्ली में 675 झुग्गी क्लस्टर हैं, लाखों रेजिडेंट हैं, इन सब का समाधान क्या और क्या है। जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी भी एक बड़ा इसमें क्वेश्चन मार्क है, जो पहले कभी बनाई गई थी कि जिसमें ये कहा जाता है कि 2015 से पहले का जो रेजिडेंट है उसी को मकान दिया जाएगा। तो कई लोग उस क्राइटेरिया में नहीं आ पाते हैं, वो छूटते हैं, तो वो हल्ला मचाते हैं कि हमें नहीं दिया जा रहा। तो समस्या है इस शहर की अपनी, अब बहुत सारी है। कल कोई 2 महीने पहले आके बसा है, वो सोचता है मुझे भी इतना ही अधिकार मिला है जो 20 साल पहले से रह रहा है। तो दोनों बराबर तो नहीं हो सकते, तो फ़र्क तो आएगा। तो इसलिए एक कॉमन पॉलिसी, कॉमन योजना बना करके समाधान
दिया जाना चाहिए जिस पे हम काम कर रहे हैं। दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो दिल्ली में आते हैं, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण से दिल्ली बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रही है, और ख़ासतौर से लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के कारण से। उनको आइडेंटिफाई करके बाहर भेजने का पिछले दिनों एक अभियान भी चला था, लेकिन बहुत कम संख्या में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके भेजा गया है। इसके बारे में कुछ आप लोग करने वाले हैं? लगातार कर रही है पुलिस और प्रशासन, दोनों मिलके लगातार इस विषय पे काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो आकर के बेतरतीब तरीके से शहर में कहीं भी घुस गए हैं और पूरे शहर की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, वो कहीं घर बना लिया, कहीं कुछ नकली डॉक्यूमेंट बना लिए, कोई कुछ भी जो उनको रोज़गार समझ में आता है उसमें घुस जाते हैं। तो कुल मिला करके जो हमारे राज्य के लोगों के लिए रिसोर्सेज हैं, जो साधन हैं, उनका उपयोग बट जाता है और सुरक्षा को भी खतरा होता है। तो लगातार पुलिस प्रशासन दोनों जितने भी ऐसे अनऑथराइज तरीके से शहर में घुसे हुए लोग हैं, इलीगल तरीके से जो यहाँ अपना काम कर रहे हैं, उनको हटाने का काम चल रहा है। पिछले दिनों जब इलेक्शन हुए थे तब ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके वोटर लिस्ट में से नाम कटवाने का काम बड़े पैमाने पर किया गया था, लेकिन सिर्फ वोट काट देने से ही बात नहीं बनेगी। जब तक हम उनको बाहर नहीं भेजेंगे तब तक लाभ नहीं मिलेगा। बड़ा बड़ा नेक्सस है, बड़े काफ़ी या मात्रा में ये लोग घुसे हुए हैं शहर के अंदर, और बिल्कुल मुस्तैदी के साथ में पुलिस इस काम को कर रही है। लगातार जो भी हाथ में आता है उसको हटाते हैं वहाँ से। और कुछ तो उन्होंने ना जी पॉकेट आइडेंटिफाई कर ली हैं कि यहाँ पर हमें मेजोरिटी में रहना है, और वहाँ पर हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाता है, और वो हिंदू अपनी प्रॉपर्टी उन्हीं मुसलमानों को, उन्हीं बांग्लादेशियों को बेच करके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके कारण से और ज़्यादा समस्याएं आती हैं। ये भी समस्या है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पे और भी ज़्यादा नकेल कसी जाएगी, और इस समस्या को धीरे धीरे हम समाधान की ओर लेके जा पाएंगे। रेखा जी, दिल्ली में वैसे हम मानते हैं कि शिक्षा एक व्यवसाय नहीं, एक सेवा का काम है, लेकिन दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है, और फीस ना देने के कारण से बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल देना, उसको पनिशमेंट देना, उसको एग्ज़ाम में नहीं बैठने देना, इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आपके पास भी आ रही होंगी, और ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। तो ये एजुकेशन सेक्टर को कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? देखिए, क्या है कि दिल्ली के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके लिए फ़ीस बढ़ाने के लिए या कोई एक प्रोसीजर क्या होना चाहिए, उसके लिए दिल्ली में कोई कानून है ही नहीं। दिल्ली जो है 1973 के दिल्ली स्कूल एक्ट से गवर्न होती है, और उस कानून में कहीं पे भी नहीं लिखा कि दिल्ली के स्कूलों को फ़ीस कैसे बढ़ाई जानी चाहिए। तो एक ही लाइन लिखी है कि आप फीस बढ़ाइए और डायरेक्टर एजुकेशन को बता दीजिए। जब दिल्ली में ऐसा कोई कानून ही नहीं था जिसके माध्यम से दिल्ली की फ़ीस रेगुलेट होती या उनको रोका जाता कि आप फीस नहीं बढ़ा सकते, तो आप कैसे समाधान देते? पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है कि जिसने इस पे काम किया। हमने एक एक्ट लेकर के आए हम, जिसमें हमने पूरा प्रोसीजर डिफ़ाइन किया कि यदि आप फीस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। उसमें आपको जो कंसर्न पार्टीज़ हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, मैनेजमेंट है, आपको उनकी मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसमें बातचीत रखनी पड़ेगी, मेजॉरिटी से मतलब सबकी सहमति होगी तो आप कर सकते हैं। पूरा कितने साल में कर सकते हैं, और मतलब हर चीज़ उसमें क्लैरिटी के साथ हम उस एक्ट में लेके आए हैं, जो आने वाले विधानसभा सत्र में हम उसे रखेंगे भी, और अभी उसको हमने ऑर्डिनेंस के नाते सरकार के पास भेजा हुआ है। आपने अभी मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल के आरोग्य मंदिर कर दिया है, और जब शुरू में रिपोर्ट आई थी कि मोहल्ला क्लिनिक में कई जगह तो वो 3-4 तरह की दवाइयाँ थी, वही सबको बांटते रहते थे। कई जगह तो स्टेथोस्कोप ही नहीं थे, कई जगह तो एक्सरे लेकर के आएंगे तो एक्सरे लगा करके देखने के लिए जो स्टैंड होना चाहिए वो ही नहीं होता था। आपने जो आरोग्य मंदिर बनाया ये कैसे मोहल्ला क्लिनिक से डिफरेंट है? देखिए, पहली बात तो हमने उसका नाम बदल के आरोग्य मंदिर नहीं किया। आरोग्य मंदिर केंद्र सरकार की वो योजना है जिसके लिए केंद्र सरकार ने पिछले 4 साल से दिल्ली सरकार को 2400 करोड़ रुपए दे रखे थे कि आप पूरे शहर में आरोग्य मंदिर बनाइए, जो कि एक पूरा बड़ा वास्ट विज़न के साथ में था, जिसकी बड़ी यूनिट्स हैं, जिसके अंदर इनबिल्ट ना केवल प्रिवेंशन बल्कि क्योर के भी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जहाँ दवाई है, जहाँ डॉक्टर है,
जहाँ नर्सिंग है, जहाँ पैरामेडिकल स्टाफ है, जहाँ इनबिल्ट लैब है, जहाँ के टेस्ट आपके खुद हो सकते हैं, जहाँ पे फैमिली प्लानिंग के भी साधन वहाँ पे उपलब्ध हैं, वहाँ पे आप बुज़ुर्गों की केयर टेकिंग भी है, तो हर तरह की वैक्सीनेशन के भी वहाँ पे पूरे इंतजामात है। तो आरोग्य मंदिर एक बड़ा कंसेप्ट है जो पक्की बिल्डिंग में पक्के स्ट्रक्चर के साथ में बेहतर सुविधाएं और स्टेबिलिटी के लिए दिया गया है। तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक क्या रहे, एक पोटा केबिन जो नाले के कोने पे रख दिया गया, जहाँ पे दिहाड़ी पे डॉक्टर बुलाया गया कि आपको पर मरीज 40 रुपए देंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस डॉक्टर को पर मरीज पेमेंट मिल रही है तो वो ठीक करना चाहेगा कि बीमार करना चाहेगा? तो वो गिनता है, और गिनने के बाद भी उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है कि आपने दिन में 20 मरीज देखे। आप लिख के दे रहे हैं डॉक्टर, इतना करप्शन का अड्डा था वो, जहाँ पे आप कह रहे हैं मैंने तो दिन के 100 मरीज देख लिए, मैंने तो 150 मरीज देख लिए, या फिर किराए के छोटे छोटे कमरे कई जगह ले लिया, उसका 10-10 गुना ज़्यादा किराया दिया गया, या फिर ऐसा स्टाफ आपने कह दिया कि मल्टीपर्पज़ है जी, वही झाड़ू भी लगाएगा, वही नर्सिंग भी करेगा। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। आपने मजाक बना दिया दिल्ली की जनता को सेवा सेक्टर में। आपने हेल्थ सेक्टर का इतना मतलब मॉड्यूल पेश किया कि हमने पता नहीं क्या कर दिया, पर उसका लाभ क्या मिला? आप एक पट्टी करा नहीं सकते जिस मोहल्ला क्लिनिक में, उसको आप मॉड्यूल करके बता रहे हैं कि जी ये तो दिल्ली का हेल्थ मॉड्यूल है। तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है मोहल्ला क्लिनिक का और आरोग्य मंदिर का। आरोग्य मंदिर एक बहुत ही बेहतरीन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हर पूरी दिल्ली में 1100 से ज़्यादा यूनिट बनना एक तरीके से प्राइमरी हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रेखा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बुलडोज़र बाबा के नाम से जाने जाते हैं कि अगर कहीं भी किसी ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है या किसी ने भी कहीं उद्दंडता की है तो कोर्ट तो बाद में फैसला देगा, पहले तो उसका घर गिरा दो। ये एक उन्होंने मुहिम शुरू की और उसका कहीं ना कहीं असर भी नज़र आया। लोगों में अनुशासनात्मक रवैया अपनाना शुरू किया और एक लोगों में डर भी फैला कि अगर हम गलत काम करेंगे तो पहले तो कोर्टों में लटके रहते थे, लेकिन अब तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। तो ऐसा कुछ दिल्ली में आप करने वाले हैं कि अगर कहीं कोई दंगा होता है, कहीं कोई डिसिप्लिन तोड़ रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो आप तुरंत उसको पहुंच गए बुलडोज़र लेकर के और तहस नहस कर दिया ताकि उसको समझ आ जाए और उसके कारण से बाकी लोगों को भी शिक्षा मिलती है? देखिए, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बड़ा फ़र्क है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, फुल फ्लेज राज्य नहीं है। दिल्ली में अलग अलग एजेंसीज़ हैं। दिल्ली वो शहर है जहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकल कोर्ट सब लोग रहते हैं, जहाँ एनजीटी से लेके सभी मानक अपने अपने काम करते हैं। तो दिल्ली में ऐसा नहीं है कि हम अब उस तरीके से उस स्वच्छंदता के साथ काम कर सकें, परंतु हाँ, नियमों का उल्लंघन ना हो, प्रक्रियाओं का पालन हो, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आए, इसके लिए ज़रूर हम काम करेंगे। दिल्ली में क्राइम रेट कम से कम हो और लोगों को चैन की नींद से सो सके। दिल्ली पुलिस आपके अंडर में नहीं आती है, लेकिन क्योंकि केंद्र में भी आप ही की सरकार है तो एक तरह से दिल्ली पुलिस आप ही के अंडर में है, तो क्राइम रेट कम हो सके और ख़ासतौर से महिलाओं की सुरक्षा, उस दृष्टि से कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। पुलिस और अच्छे तरीके से जो विषय हैं उनको डील कर सके, इसके लिए हमने पूरे के पूरे सिस्टम को इजी करने के लिए जहाँ जहाँ ज़बरदस्ती फुली ऑक्यूपाइड थी पुलिस, उससे वहाँ से हटाया है। जैसे लाइसेंसिंग प्रक्रिया से हमने पुलिस को अब पूरी तरीके से हटा दिया है, ताकि जो काम पुलिस का एक्चुअल में है वो बेहतरी से वही करे। और फिर दिल्ली के जितने डार्क स्पॉट्स हैं उस पर हमने काम किया, हर कनेक्टिविटी को बेहतर से हो जाए। वहाँ पे कोई भी दिल्ली में ऐसा कोना ना रहे जहाँ लाइट नहीं तो मोबाइल कनेक्टिविटी या पीसीआर अप्रोच, ये सब चीज़ें वहाँ पे और माइक्रो मैनेजमेंट के साथ में ध्यान किया जा रहा है। और हर चीज़ में मतलब ना केवल पुलिस बल्कि फायर इंस्ट्रूमेंट, हर चीज़ पे हम उसको मॉडर्नाइज करते हुए उसका जो उसमें टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उसको और अपडेटेड तरीके से यूज़ करते हुए हम चीज़ों को कर रहे हैं। देखा जी, दिल्ली आपने जब इलेक्शन लड़ा तो यमुना का मुद्दा भी आपने खूब ज़ोर शोर से उठाया था कि यमुना मैली है, यमुना को नाला बना दिया गया, यमुना बिल्कुल ही जो हमारी एक पवित्रता की एक प्रतीक है उसको
केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया, हज़ारों रुपये खर्च भी कर दिया, लेकिन यमुना यूं की यूं वैसे की वैसी प्रदूषित रही है। आपने जब अपने शपथ ली उसके तुरंत बाद आप लोग यमुना आरती के लिए भी गए थे और आपने कहा था कि हम यमुना को स्वच्छ बनाएंगे और यमुना आरती भी होगी और यमुना को रिवर फ्रंट की तरह से तैयार करेंगे। देखिए, कहा नहीं था, उस और करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ चुके हैं। यमुना जी पे कभी किसी सरकार ने उस तरीके से काम ही नहीं किया। उनकी ना इंटेंशन में था, ना उनकी वर्किंग में कभी दिखा। यमुना देश के लोगों की आस्था का प्रतीक है, एक हमारा इतिहास का गौरव भी है और परंपरा का प्रतीक भी है। इसे साफ करना, इसको अविरल इसका रूप होना हमारी बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है और लगातार हमने सरकार बनते ही इस और काम करना शुरू किया। वो सारी चीज़ें जो यमुना की सफाई के लिए ज़रूरी थी उसको हमने लागू करना शुरू किया। ये ध्यान में आया कि लगभग 200 नाले ऐसे हैं जो किसी ना किसी रूप में जाकर के यमुना जी में सीधा गिरते हैं, बिना किसी सफाई के, बिना किसी डिसल्टिंग के। तो यमुना को साफ़ करना है तो उन नालों को टैप करना ज़रूरी है, उन नालों की सफाई ज़रूरी है, उस नालों को साफ़ करके उसका बीओडी लेवल ठीक करके उसमें गिरना चाहिए। आज तो पूरा का पूरा दिल्ली शहर ऐसा है जहाँ पे आधी से ज़्यादा आबादी तो बिना सीवर लाइन के रह रही है। जहाँ शहर में सीवर नहीं है, जहाँ सीवर का पानी नालियों में बहता है, नाली यमुना जी में गिरती है, उसके लिए सफाई अभियान के मानक क्या हों, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था जिस पे हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने दिल्ली के जितने बड़े नाले हैं उन पे टैप करने का काम फेजेस वाइज शुरू किया है। हम नए एसटीपीज़ जो डिसेंट्रलाइज एसटीपी हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, हम वो लगा रहे हैं। जो वर्तमान के एसटीपीज़ थे उनको रिवाइव कर रहे हैं, क्योंकि 38 एसटीपी दिल्ली में थे परंतु काम उनमें से 10 भी नहीं कर रहे थे। आपका पूरा का पूरा नाले का सीवेज जैसा कैसा चल रहा था। समय जरूर लगेगा परंतु यमुना जी का वो अविरल रूप दिल्ली को फिर से देखने को मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। देखा जी, आपसे विकास के अलग अलग मुद्दों पर हमने बातचीत की और आपका थॉट बड़ा क्लियर है, आपका विज़न बड़ा क्लियर है कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है और किस समस्या को हमने कैसे हल करना है। अब मैं 2-3 चीज़ें आपसे ऐसी पूछना चाहता हूँ जो जिनका जवाब आप देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहें तो आप टाल भी सकती हैं। आप जब दिल्ली के चुनाव बीजेपी जीत गई तो मुख्यमंत्री का सिलेक्शन होना था, आपसे सीनियर भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनको इग्नोर करके आपको मोदी जी ने दिल्ली की कमान दी। बहुत कुछ सोच समझ करके ही किया हुआ, क्योंकि वो जो विज़न है उनका, जिस ढंग से वो देश चला रहे हैं, वो अपने आप में अद्वितीय, अकल्पनीय है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद में आपको लगा कि कुछ लोगों के मन में जेलसी रही होगी, कुछ लोगों के मन में एक भावना ये रही होगी कि मुझे मुख्यमंत्री बनना था और बन गई ये, तो मैं क्यों कोऑपरेट करूं? इस तरह का आपका अनुभव रहा? देखिए, आपके बातों में 3-4 तरह के सवाल हैं। क्यों बनाया ये तो पार्टी जाने, पर बनाया है इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपना मैक्सिमम आउटपुट दूं, अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाऊं, ईमानदारी और शिद्दत के साथ में दिल्ली की जनता का सेवा करूं। और जहां तक बाकी साथियों की बात है, उनके सहयोग की बात है, तो मैं इतना ज़रूर कह सकती हूं कि ये टीम मोदी है। निर्णय जब पार्टी ने किया है उसके साथ में चलना और पूरी तरीके से उसे सफल करना, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। और हम सब लोग मिलकर के एक ही मिशन पे काम कर रहे हैं कि विकसित दिल्ली, विकसित भारत, बेहतरीन दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, हरित दिल्ली, और दिल्ली की सभी आशाएं आकांक्षाएं पूरे करने के लिए हम सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि किसी तरह की कोई जेलसी या कोई इस तरह की हीन भावना मैं या 1% भी ऐसा महसूस नहीं करता। सबका सहयोग आपको पूरा मिल रहा बहुत है? ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। चलो, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। आपने बहुत सारी बातें कही और दिल्ली की आशाएं और अपेक्षाएं आप निश्चित रूप से पूरी करेंगी। इसी शुभकामनाओं के साथ आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, नेतृत्व वही होता है जो जनता के बीच से निकले और जनता के लिए काम करे। रेखा जी उन्हीं नेताओं में से हैं जो एक क्लियर विज़न और एक क्लियर थॉट के साथ में एक मिशन के रूप में काम में लगी हुई हैं। दिल्ली की जनता की आशाएं और अपेक्षाएं उनसे बहुत हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से वो मिशन मोड में काम कर रही हैं
वो आशाएं उनकी निश्चित रूप से पूरी होंगी। हमारी उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।